इमाम से जब किसी ने पूछा मासूम से कि मौला सुर हराम है या हलाल, तो मौला ने बहुत सीधा रास्ता बताया। इमाम ने कहा कि अगर सुर मकसद पे हावी हो जाए तो हराम है। जैसे अगर हम बीवी के टॉपिक पे आते हैं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो आ रहा है जहन में वो लिख रहे हैं कि ये नौजवान मैं इनसे मुखातिब हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये अदादारी नहीं है, अदादारी कर गए हमारे बुजुर्ग। लो 1975 का बुजुर्ग जी हज़ारों से मुतमिन नहीं था। उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं कि वो किसका आइडिया था, क्या था कि वो स्टिकर्स पे भी अली वारिस, और पूरे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अली वारिस के स्टिकर्स भी चलते हैं। अब अजरक का मतलब कुछ और है और अर्जक का ना मतलब कुछ और है। अब आप जिक्र करना चाह रहे थे अर्जक का और आपने कह दिया अजरक। अब अजरक जो है हजरत इब्राहिम के चचा का नाम है। शायरी के साथ आपने नौहों की तर्जें भी बनाई, तो उस पर जरा सा रोशनी डालिएगा कि पहली तर्ज कौन से नौहे की बनाई और फिर कैसे आपको तर्ज बनाने का जो एक सिलसिला है वो आपने कैसे सीखा। उसमें वो शिमर कह रहा है कि बाप की लाश से तो खुद उठेगी या मैं उठाऊं तुझे। बताओ ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा तरीका है कलाम लिखने का, यही तो नहीं लिखना था। पुराने सालों की नौहा गोई में और अब की नौहा गोई में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कमैल जाफरी अलमदार कमेटी की जानिब से, और आज के हमारे गेस्ट हैं सीनियर शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब मज़हर आबदी साहब। आज उनसे बात करते हैं अज़ादारी के पहलुओं पे और देखते हैं कि हमें क्या जानने को मिलता है। तो मज़हर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में याली मदद, और आपने हमें टाइम दिया। बस ये मोहब्बतों के सौदे हैं, आपने हुक्म किया हम आ गए। आपकी बड़ी मोहब्बत के आप आए। तो मज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपना कहाँ गुजरा, किस इलाके से आपने अज़ादारी को देखा, गली मोहल्लों में, घर की मजालिसों में, और फिर शायरी की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? देखिए, मेरा ताल्लुक शाह फैसल कॉलोनी से है। जी 5 नंबर। तो जब मेरी उम्र 9 या 10 बरस की थी, तो उस वक्त से जब वो छोटे टेप रिकॉर्ड पे नोहे सुनने का एक शौक होता है, तो अली जिया भाई, सच्चे भाई, नाजिम भाई, इन लोग को सुनते सुनते बड़े हुए। तो 11 साल की उम्र में मैंने एक अंजुमन को ज्वाइन किया, जो कि शाह फैसल 5 नंबर में बिल्कुल आखिर में एक खातून रहा करती थी, उनको कहते थे बिंदिया खाला। अच्छा। तो उन्होंने एक अंजुमन बनाई थी, उस अंजुमन में मैंने नौखानी की। सही। साहिब-ए-अदी की। अब जब साहिब-ए-अदी का शौक हुआ तो जनाब नौए सुनते सुनते शायरी से भी एक मतलब उनसे सी हो गई कि यार ये कौन लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे नौए लिख रहे हैं। सही। तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटा तुम अपनी एक बयास बनाओ, उसमें नौहे तुम। अच्छा, मैं ज़ुबानी, मेरा हाफजा हमेशा से मौला का करम है अच्छा था, तो मैं ज़ुबानी पढ़ा करता। अब मैंने कहा नहीं, एक बयास बनाओ जिसको ताकि तुम्हें साहिब बयास कहा जाए, साहिब बयास। सही, साहिब ब्यास। तो एक डायरी बनाई नौहों की। तो उसमें जब मक्ता आता था तो रेहान आज़मी को मैं बहुत होल्डर से खूबसूरत करके लिखा करता था। सही। और अनीस पैरसरी शायर का नाम। तो इन 2 नामों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई और फिर शौक पैदा हुआ। अच्छा, वो एक जरासीम तो होते हैं बचपन से, हर आदमी में, हर आर्टिस्ट में होते हैं। तो एक मज़ाहिया नज़्म मैंने कही थी, वो अपने वालिद को दिखाई, तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम में जरासीम तो हैं शायरी के, लेकिन जो है ना इसको प्रॉपर करो, ये मिसरा वज़न में नहीं है, इसकी बहरें होती हैं फ़ाइलतुन फ़ाइलतुन फ़ाइलात, मफ़ूलो फ़ाइलिनो मफ़ाइलो फ़ाइलन XYZ, बहुत सारी बहरें। सही। तो किसी बाकायदा जो शोरा हैं उनसे रब्ता करो ताकि वो तुम्हारी इस्लाह करें, तुम्हें बताएं कि वज़न कैसे पूरा होता है, रजीफ किसको कहते हैं, काफिया किसको कहते हैं, बहर क्या है, हश क्या है, भाम क्या है, तनाफुर क्या है, ईता क्या है। तो फिर हमारे मोहल्ले में जो सीनियर शायर थे ज़िले सादिक साहब, जी, तो उनसे इब्तदाई जो मैंने इस्लाह ली, उनसे ली। तकरीबन 900 कलाम उन्होंने मेरे क्रॉस मार के अच्छा, रिजेक्ट कर दिए। देखते नहीं थे, बस कहते थे कि रोज़ाना 5 नोहे लिख कर आओ। तो मैं रोज़ाना 10 नोहे लिख कर लेके जाता था उनको दिखाने के लिए डेली। अब वो रोज़ उस पर क्रॉस मारते थे बिना देखे, और ये सिलसिला चलता रहा। तो तकरीबन 3 माह के बाद, 3 माह का मतलब ये कि 900 नोहे, वाह। 3 माह के बाद हस्ब रिवायत जब मैं हस्ब मामूल नोहे लेकर गया, तो एक ही नोहे को लेकर वो काफ़ी देर तक देखते रहे।
बहुत देर तक देखा, हर जावी से उसको देखा, उसके बाद कलम निकाल के उस पर साइन कर दिया, कहले अब जाओ। कौन सा नोहा था वो, आस्ताई उसकी अगर बता दो। आज तक सदाए मातम हुसैन जाएगी, हर यजीद असर के सरों को ये झुकाएगी, ये पहला कलाम था मेरा। क्या कहने, वो कलाम पहला जिसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये कलाम है। सही सरहद मिल गई आपको जी शायरी जी। की। तो उसके बाद उस्ताद से इत्तला लेने का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि उस्ताद तो ज़रूरी होता है, हर मौके पे ज़रूरी होता है। अब भी कहीं मिलते हैं तो उनके पैर भी छूता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ जो पूछना होता है पूछता भी हूँ। अब भी सिलसिला जारी है। मजहर भाई मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा मौका था कि जब लोगों ने आपको रिकग्नाइज करना शुरू किया कि यार ये मजहर आब्दी है शायर जिनका वो नोहा पढ़ा गया है, जी। कहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ, जरा बताइएगा। अच्छा, 89 से तकरीबन 88 के आखिरी अशरे से शुरू करें आप, तो 92 में जाकर एक कलाम मेरा पढ़ा था खुर्रम इरफान ने। अच्छा। हाँ, और वो कलाम था एक शमा मंगवा दो फूफी। सही। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब मैं कराची से बाहर भी शोहरत मेरी पहुंची। तो ये वो कलाम था। और उसके अलावा भी और बहुत से, एक इफ्तिखार मेहदी एक नौहा खान हुआ करते थे, उनको मैंने कलाम दिया था, करो जिक्र जो मौला का ये इबादत है, ये इबादत है। उसमें 3 काफ़िए थे पूरे नौहे में, 3 दिन अच्छा। काफ़ी चल रहे थे आरंतर में। क्या बात है। तो वो एक मुश्किल कलाम था मेरी ज़िंदगी का उस दौर के लिहाज से। फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर वो अंजुमन सज्जादिया को दिया, तंजीम जाफ्तियार को दिया, फिर एक लंबी फहरिस्त है, वो तो बयान सही। करना मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको सुनना शुरू किया कुछ अर्ली 2000s में, जी जब इरफान भाई के थ्रू वो नोहा आया, सकीना उठो, जी 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 रिहाई मिली, चलो घर चलें। जी तो उसके साथ साथ आगे पीछे मुझे साल नहीं याद कि बीबी का आया, या ज़हरा जो इस्तिग़ासा है। जी जी जी। तो वो मुझे बताइएगा कि इरफान भाई से, शाहिद भाई से या फरहान भाई से, मलंगों की सदा अली वारिस, वो भी आप ही ने 98 लिख के दिया 98 में। यस। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि इरफान भाई से पहला सिलसिला आपका कब शुरू हुआ, फरहान भाई से, शाहिद भाई से? इरफान ने मेरा पहला कलाम 99 में पढ़ा है। अच्छा। हाँ, ऐ मेरे अज़ादारों अल्लाह मददगार तुम्हारा, ये पहला कलाम था। उठो बाज बहन वाकिफ़ बाजार नहीं, बहुत अच्छा कलाम। हाँ, यहाँ से इब्तिदा हुई थी हमारी इरफान के साथ। और ये जो कलाम था या ज़हरा, ये शाहिद को लिख के दिया था मैंने। और फरहान आए मेरे पास, आए 98 से पहले आए थे, 97 के एंड में समझे आप, सही। जिसमें तैयारी शुरू हुई थी अली वारिस कलाम की, और 98 में रिलीज हुआ था। बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ कलाम फरहान का। उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं कि वो किसका आइडिया था, क्या था कि वो स्टिकर्स पे भी अली वारिस, और पूरे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि वो अली वारिस के स्टिकर्स भी चलते हैं। तो वो असल में वो, मैं आपको बताऊं, वो आइडिया लिया यहीं से गया था, बसों और ट्रक से लिया गया था। ट्रकों पे लिखा होता ना, अल्लाह निगहबान, अली वारिस, अली मददगार, रकमौलात। तो ये उस वक्त आइडिया बनाना इतना आता नहीं था हम लोगों को, और नया नया सफ़र शुरू हुआ था, तो हम ये इसी तरह निकाला करते थे। मैं देखना, एक दीवार पर लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर जाग महाजिर जाग, है ना, तो अब ये किसी तंजीम का नारा है। सही। लेकिन अगर मेरे पास दिमाग में मेरे हर वक्त करबला चल रही है, तो मैं ऑब्जर्वेशन में जो कुछ भी आ रहा है इसको देखूंगा और यहाँ से करबला तलाश करूंगा। सही। तो अब वो जाग महाजिर जाग में से महाजिर हटाकर सकीना लिख दिया, तो जाग सकीना जाग एक नौहा बन गया। फिर सकीना हटाकर शीरी लिख दिया, तो जाग शीरी जाग जाग कलाम बन गया। तो इस तरह ये सफ़र चलता रहा, और मौला का करम से आइडिया मिलते गए। इसी तरह ये भी मिला अली वारिस भी, और वो बहुत मकबूल हुआ। आज तक फरहान भाई की पहचान ही ये बन गया कि फरहान अली वारिस। हाँ, इसको कंपोज किया था सफदर अब्बास ने, बाकर निसार दादी साहब के बेटे। जी जी जी, उन्होंने कंपोज किया था। बेसिकली वो बराया उन्होंने अपने लिए था। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि फरहान उस वक्त बहुत छोटे थे, तो सफदर ने कहा यार ये बिल्कुल ये आसान सी तर्ज है, ये फरहान को पढ़वा देते हैं, क्योंकि तैयारी में सफदर शामिल था फरहान की तैयारी में। सही। तो उसने वो फरहान को दे दिया, और फरहान का नसीब कि वो कलाम कहाँ गया, हो सकता है सफदर मियाँ पछताते हूँ अब। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है, सफदर ने बेताशा तर्जें बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और इनके साथ एक फरहान के साथ हुआ करते थे बाकर, हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, और है अभी। तो उसकी तलाश थी ये। अच्छा। हाँ, वो तलाश करता रहता था।
मुझसे आगे मतलब वो नहीं, बेतकल्लुफ दोस्त, सही 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 तो तू थोड़ा वाली, अबे यार मतलब इस पे लिख यार, अबे यार मतलब ये देखिए कैसी है, ये बात कैसी है, ये कैसी लगेगी, इसको कैसे कंपोज करेगा, ये चलता रहता था। उसमें रोजाना एक नई चीज तख्लीक होती थी और बहुत सारी चीजें हैं जिसका भी इस वक्त जिक्र तबालत हो जाएगी बात। अच्छा, आप नौहों की शायरी तो आप करते ही हैं, तो मनकबतों की भी शायरी आप करते हैं? किसी हद तक बहुत मतलब अगर नौहे में महीने में 100 लिख रहा हूँ तो मनकबत जो है वो 10 भी नहीं लिखता हूँ। अच्छा, बहुत कम रुझान है उस तरफ मेरा, लेकिन ये कि लिखता हूँ और कुछ मनकबत ऐसी हैं जो पसंद की गई, फेम हुई है बहुत ज्यादा। सही। लेकिन मेरा मिजाज खालिसतन नौहे अदादारी, से है। हाँ, अदादारी। नौहे से है। नौहे से, हाँ, सही है। अच्छा, ये बताइएगा मजहर भाई कि पहले की जो अदादारी जो आपने देखी, फिर एक टाइम आया कि हमने देखी, फिर अब एक नई जनरेशन आ रही है वो देख रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो सादगी हमारे बड़ों ने हम तक पहुंचाई, क्या हम वो आगे पहुंचा पा रहे हैं? और अगर नहीं पहुंचा पा रहे तो क्या इसमें हमारी कोताही है, या अगली जनरेशन ही ऐसी है कि यार हम बोलते हैं यार चलो इजी टू गो करो और लेट इट गो? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ, आज़ादारी जो हमने देखी जो अपने आबा और अजदाद में, हम जिसको सादगी कहते हैं ना, वो बरकरार है अब तक। और उसके बाद दलील आपको दूं कि आशुर के दिन लाल रंग के कपड़े ना आप पहनते ना मैं पहनता हूँ, ना वो पहना करते थे। तो ये तहजीब और ये सिलसिला हमारा पहले भी था, अब भी है, ठीक है ना। रही ये बात कि बुजुर्गों की रविश को हमने छोड़ दिया, या तो ये सब दौर के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं, हर चीज में आती हैं, आज़ादारी में भी आई हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो हम तब्दीली ला रहे हैं आज़ादारी में, क्या उससे आज़ादारी की साख पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। सही, ठीक है ना। यानी कि ऐसा ना हो कि आपको आज़ाई माहौल जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आए, भाई ये नहीं होना चाहिए। यानी कि मजलिस है तो मजलिस लगे। सही। अब आप अगर फर्श अदा पर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके बैठ रहे हैं तो उस दौर का बुजुर्ग भी डांटता था, आज का बुजुर्ग भी डांटता है। सही बात है, सही बात। हम भी डांटते अपने बच्चों को। मेरी सादगी से मुराद ये है कि मुझे याद है कि पहले जैसे 1 से 10 मुहर्रम अब्बू बोलते थे कि भाई बिस्तर पे नहीं सोना, कहाँ चरपाइयाँ उल्टी करते जमीन पे थे। सो। जी हाँ, ठीक है। हमारी दादी करवाती थी उसके हमसे। अलावा ये होता था कि आपका अल्लाह भला करे, काले कपड़े तो 2.25 महीने आज भी पहने ही जाते हैं, जाहिर सी बात है। उसके अलावा ये होता था कि 7 मुहर्रम को, जी हाँ, 7 मुहर्रम एक ऐसा दिन होता था कि बोलते थे कि अब वैसे भी नहीं मुस्कुराना, मगर आज से बिल्कुल मुस्कुराहट का मीम भी ना देखें, चेहरे में पानी बंद हो गया आज करबला में। छोटे छोटे बच्चे हैं, जी हाँ, गिरेबान चाक करो, चप्पलें पैरों में नहीं होनी चाहिए, आस्तीनें ऊपर होनी चाहिए। ये चीज आजकल कम हो गई है, लेकिन है, कम हो गई है, कम हो गई है, बिल्कुल है ना। मतलब मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं शोहरत मिलने के बाद भी और अब भी मेरा यही सिलसिला है कि मैं 9 मुहर्रम से मैं नंगे पांव रहता हूँ। ठीक है, चाहे मुझे अपने घर से नश्तर पार्क क्यों ना जाना हो, अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो भी नंगे पाँव, गाड़ी चला रहा हूँ तो भी नंगे पाँव। और अक्सर लोग देख कर करते हैं मतलब कि यार ये तो मजहर आब्दी जा रहा है, इसके बाद चप्पल नहीं है, लेकिन वो देखने वाला फौरन ही पॉजिटिव भी सोचता है, पहचान जाता है वो यार ये है बात कि प्रैक्टिकल। हाँ, तो उससे हमारी आज़ादारी का फरोग भी होता है। मैंने देखा एक दिन मैं आशुर को ऐसी तरह अपने जो रहता हूँ जिस तरह, तो वो गुजरा तो सदर दवाखाने के पास जब हम पहुंचे तो वहां फुटपाथ पे एक आदमी सर झुकाए बैठा हुआ था। सही। बालों में उसके मट्टी पड़ी हुई थी, नंगे पाँव था, गिरेबान फटा हुआ था। एक तो होता कि आपने बटन खोल लिए, नहीं, फटा हुआ था। तो मैं बराबर में बैठ के उनकी सिगरेट पीने लगा, थक गया था पैदल चलकर। जब मैंने गौर किया तो वो साहब जानने वाले निकले। अच्छा, हाँ, गौज आजवी साहब थे। ओहो, क्या बात है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि यार मैं नंगे पाँव चलकर कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ मौला हुसैन पर, इस आदमी को देखो। ठीक है ना, तो यकीनन उन्होंने भी किसी को देखकर सीखा होगा कि आज़ादारी ऐसे की जाती है, या ये क्या आशुर का दिन ऐसे मनाया जाता है। ये तहजीबें हम ही जिंदा रखेंगे, अगर हम चाहें तो अब भी कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ दौर की जो तब्दीलियां हम उसमें इतना ज्यादा खो गए हैं कि हम इन पर तवज्जो दे नहीं रहे अब, जबकि देनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुतमईन उस दौर का आज़ादार भी नहीं था, इस दौर का भी नहीं है। आज भी हमें यही सुनने को मिलता है कि मियाँ आज़ादारी तो हमारे बुजुर्ग कर गए। अच्छा, बुजुर्ग भी ये कहते थे कि मियाँ ये तो आज़ादारी थोड़ी है, हमारे बुजुर्ग कर गए।
यानी कि आप यूट्यूब पर मैं आपको दिखा दूं, अल्लामा रशीद तरावी अल्लाह मकामा का एक क्लिप मजलिस का है। तो वो नौजवानों से जो तबका आगे बैठा हुआ ना समाज के लिए मजलिस सुन रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि ये नौजवान, मैं इनसे मुखातिब हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये अज़ादारी नहीं है, अज़ादारी कर गए हमारे बुजुर्ग। लो 1975 का बुजुर्ग जी हज़ारों से मुतमिन नहीं था। तो अब इसको मैं इशू तो नहीं बना सकता ना, लेकिन ये कि बात है कि हर दौर में तब्दीलियां आती हैं। अगर रशीद तरावी साहब उनसे नाराज हो रहे तो उसकी वजह ये कि जो उन्होंने अपने आबा अजदाद को जिस तरह देखा था वो अब नहीं देख पा रहे, वो तो लिहाजा उनको नागवार गुजर रहा है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करे जैसा हमारे दादा किया करते थे। सही। अच्छा, रंग बदल रहे हैं मगर जरूरी नहीं है कि मनफी हवाले से बदल। नहीं, मनफी नहीं है, मनफी कहीं भी नहीं है, क्योंकि पहले इतनी अदादारियां होती ही नहीं थी। बल्कि मैं तो इस बात को ऐसे सोचता हूँ कि आप सिर्फ इस तरफ मत सोचें, आप दूसरी तरफ से सोचें कि पहले अदादारी की ये शोहरत नहीं थी जो अब है। बिल्कुल, उन तब्दीलियों से एक फायदा भी तो हुआ है ना आपको। सही बात है। मिसाल के तौर पर पहले कैसेटें नहीं निकलती थी, अब निकलती हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब है। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे अगर आप देखें तो वो ये है ना कि आपकी आवाज़ दूर तक जा रही है। सही, बिल्कुल। एक कलाम आपने लिखा, रिकॉर्ड करवाया, उसको आपने व्हाट्सएप पे डाला, 1 सेकंड में पलक झपकते वो अमेरिका की पब्लिक ने सुन लिया, बिल्कुल ऐसे। ऑस्ट्रेलिया वाले सुन रहे बैठे बैठे, कैसे सुन रहे हैं इस सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसको पॉजिटिव भी तो दे सकते हैं आप, खाली नेगेटिव ही क्यों देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मजहर भाई, ये बताइएगा कि जो मनकबतें जो हम पहले सुनते थे और जो अब आ रही हैं, जिस पे काफ़ी लोगों की बहस भी छिड़ती है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि बिल्कुल एकदम आप ये कहें कि डिस्को बना दिया है ना। जी। और फिर जाहिर है आकाजादियों के नाम भी होते हैं, मालिकों के भी नाम, तो मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जो बगैर म्यूजिक के या बिल्कुल वो वाली यूज़ करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि इमाम रज़ा के रोज़े की नौबत है या कुछ ऐसी चीज़ें। तो उस पर ज़रा सा रोशनी डालें कि एक बाउंड्री क्या है इस चीज़ की। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास बैठें तो वो आपसे कहेगा जनाब अच्छी सेहत के लिए सेब खाना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा ठीक है। अब आपने क्या किया कि अपने अक्ल और शऊर का साथ छोड़ दिया, आपने 1 किलो सेब एक दिन में खा लिए। सही। तो आपको हैजा हो जाएगा। सही। तो मालूम ये हुआ, अब आप इसकी शिकायत डॉक्टर से कर सकते हैं कि भैया तुमने सेब खाना को कहा था, हमें तो हैजा हो गया। तो वो आपसे यही कहेगा कि जाहिल इंसान, मैंने ये थोड़ी कहा था 1 दिन में 1 किलो खा लो, यानी कि लिमिट नहीं बताई उसने। आपके पास एक लिमिट है हर चीज़ की, ठीक है। अगर म्यूजिक आ रहा है मनकबत में या आप डालना चाह रहे हैं या रिदम के साथ मनकबत करना चाह रहे हैं तो उसकी एक लिमिट है, एक दीवार है। वो दीवार ये है कि अगर आपको शहजादी ज़ैनब की मनकबत पढ़नी है सलाम अलैहा की, तो आपको तहजीब होनी चाहिए कि मुझे ये नाम लेना कैसे है। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अब जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना डिस्को, तो बहुत ज़्यादा करोगे तो वो बुरा लगेगा। सही। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। इस पे कोई फतवा मैं नहीं जारी कर रहा किसी का, वो तो आलिमों का काम है। मैं तो अपनी राय, अपनी अकल से जो बात मेरी, जो मेरा मुताला है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की एक तहजीब होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस ना करें। सही। शोर ज़्यादा म्यूजिक के साथ आप एलेबैत पीछे हो गए, ड्रम की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। सही बात है। ठीक है ना, मैं वो बात नहीं कर रहा कि बारगाह में नहीं बजा सकते या वहाँ नहीं बजा सकते। मैं तो एक लिमिट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अली करना चाह रहे हैं, है ना, अली द मलंग में तो अलीदा करना चाह रहे हैं, तो वो समझ में तो आए कि आप अली की मदद कर रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा, म्यूजिक साजी ने ये समझ में आ रहे, तो इसका मतलब आपका मकसद फौत हो गया। इसका आसान हल इमाम ने बताया है। ठीक है, इमाम से जब किसी ने पूछा मासूम से कि मौला सुर हराम है या हलाल, जो आजकल बहस हो रही है, तो मौलाना ने बहुत सीधा रास्ता बताया, बहुत बलीग बात। इमाम ने कहा कि अगर सुर मकसद पे हावी हो जाए तो हराम है। सही। मकसद सुर पे हावी रहे तो हलाल है। अब आपका मकसद क्या था कि आप अली करवाना चाह रहे हैं। सही। उसके लिए अगर रिदम की ज़रूरत पड़ रही है तो डालें, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना शोर था म्यूजिक कि अली की बात पीछे रह गई, म्यूजिक आगे रह गया। म्यूजिक आ गया तो आपका मकसद फौत हो गया। अब ये सब कुछ हराम हो गया। सही। इमाम ने बता दिया ना कि मकसद पे हावी हो गया है। लेकिन आप लाइट सा म्यूजिक, हल्का सा रिदम आपने रखा हुआ है खाली एक चार्म लाने के लिए उसके अंदर, धुन के अंदर, ठीक है चलेगा। अली पहले
अली ऊपर है ना, बात खत्म हो गई। तो अब आपने क्या किया कि अली पहले है, बिल्कुल ठीक है, रिदम पीछे हो गया। सही। हम एक बात करते हैं अक्सर लोगों से कि मुतलकन मौसीकी को गलत नहीं कहो, मौसीकी हराम नहीं है। वजह क्या है उसकी? आप जो मातम कर रहे हैं वो एक सम है, ठीक है। कोई नोहा कैरबा ताल में बना हुआ है, कोई नोहा दादरा ताल में बना हुआ है, कोई मुगलई में है, कोई जब ताल में, या XYZ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो है एक काउंटिंग में है, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये टेम्पो चल रहा है आपका, इसमें आपका 9 चल रहा है। आप दुनिया का कोई भी कलाम पढ़ लें, ठीक है ना, जैसे कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, 2 3 है ना, रिदम है, एक टाइमिंग है। जी। तो ये बेसिकली रिदम है। अच्छा, अब आप इसको गलत क्यों नहीं कह सकते कि अगर ये ताल है और मातम नहीं है? तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है कि आप करबला से रब्ता करें। करबला दुनिया के हर मौजू पे आपको मिलेगी, सही। अगर आप उनके चाहने वाले सच्चे हैं तो यहां से हल मिलेगा। मौला हुसैन रोजे अव्वल से फितरत को तब्दील करते हुए आ रहे हैं, चैलेंज करते हुए आ रहे हैं। बेशक ठीक है? सही है। मिसाल के तौर पर जमीन, मट्टी का काम क्या है कि वो लिक्विड को जब्स कर लेती है। बेशक। पानी गिराएं, शरबत गिराएं, कुछ भी गिराएं, वो मट्टी उसको जब्स कर लेगी। बेशक। लेकिन आशूर के दिन उल्टा काम हो रहा था, जो करबला की खाक है वो खून उगल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। फितरत के खिलाफ हुआ बात। जी। अच्छा, माँ की फितरत क्या है कि वो बच्चों को हादसा से बचाती है, बेटा वहां मत जाओ, गिर जाओगे, यहाँ नहीं जाओ, कांटा लग जाएगा, यहाँ नहीं जाओ, ये हो जाएगा ना। लेकिन करबला की माएँ बच्चों को तैयार कर रही थी कि सुबह तुम्हें मरना है, सही। तुम्हें शहीद होना, तुम्हें सर कटाना है। ये माँ की फितरत के खिलाफ बात है, ऐसे ही है। ठीक है ना। तलवार की फितरत क्या है? लगेगी तो काटेगी जरूर। बेशक। आप कमाजनी करते हैं, तलवारजनी, क्या आपका गोश्त कटता नहीं है? तलवार की फितरत है काटना। लेकिन करबला की एक ऐसी जगह है जहां फितरत के खिलाफ थी। पूरे दिन मौला हुसैन लाशें उठाते रहे, जख्मी होते, तलवारें चलती रही, पत्थर चलते रहे, लेकिन इमाम जख्मी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो दिखाना था कि मैं इमामुल मुबीन हूँ, कायनात की हर शय पर मेरी इताअत वाजिब है। बेशक। जब तक मैं नहीं कहूंगा तलवार मुझे नहीं काट सकती, सही बात है। जब तक हुसैन ना चाहे। बेशक। जिस पे आप एक जुमला कहते हैं ना, रब जाने तो हुसैन हुसैन जाने, जाने। ये वो ये वाली बात है कि पहले हुसैन तो हाँ करे। अच्छा, अब जब आखिरी जंग मौला हुसैन ने की, कि उसकी जंग देखो जिसके जवान बेटे को तूने मार दिया, उसकी जंग देखो जो 3 दिन से प्यासा है, उसकी जंग देखो जिसका 32 बरस का भाई मार दिया। जब दजला का पानी लाल कर दिया और हातिफ गैबी कानों में आई, इरजा इला रब्बिक, तो इमाम हुसैन ने बाकायदा एक जुमला खाया मक्तल में लिखा हुआ है, जो उलमा हजरात इस बात को मेरी सुनेंगे, तस्दीक करेंगे कि आओ तलवारों नेज़ो मुझे मारो। हुसैन ने हुक्म दिया, अब तलवार लग रही थी तो इमाम जख्मी हो रहे थे, जख्मों से चूर होकर जमीन पे आओ, फिर पूरी मक्तल की शहादत है। सही। तो जो हुसैन पूरी कायनात की फिरत तब्दील कर सकता है, वो ताल की तब्दील नहीं कर सकता। उसने ताल को मातम बना दिया। ऐसे ही है। इसलिए आप इसको गलत नहीं कह सकते, मातम मातम रहेगा। मातम मातम रहेगा। लेकिन अगर आप मौसीकी की रूह से देखेंगे तो ये ताल है। सही। आपको सिर्फ अकीदत से सोचना है कि मैं इसलिए, वरना आप जो कुछ कर रहे हैं कि एक अंजुमन शबेदारी में मातम करके निकलती है, दूसरी आने से पहले आप पहली बार का शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हम अंजुमन तंजीम हुसैनी के तहे दिल से मशकूर हैं, ममनून हैं, और अब हम दावत देते हैं जुल्फ़िकार हैदरी को, ठीक है। तो आप क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई? इसको तो खून पे कर्ज है। सही। ये आपने एक तहजीब बनाई हुई, एक रसूमात बनाई हुई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी जिस पे सोचा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही। हदीस किस्सा को आपने अनाउंसमेंट क्यों बना दिया है? क्या हदीस किस्सा अनाउंसमेंट है? उसकी क्या शान है, क्या उसकी इज्जत परवरदिगार की निगाह में, उनकी नज़र में, आलमीन के रब की निगाह में हदीस किस्सा की क्या वैल्यू है? आपको पता ही नहीं इसका मतलब। बेशक। आपने उसको अनाउंसमेंट बनाया हुआ है कि आप अपने घर में बैठे में लाउड स्पीकर पर हदीस किस्सा की आवाज़ आ रही है। बहुत सारी बातें गलत हैं। आप जिसको मदू कर रहे हैं, आप क्यों बुला रहे हैं? सैयदा ने बुलाया तो आया है वो। सही बात है। आप कौन हो तो बुलाने वाले? सही बात। शहजादी ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं नोहा? हो ही नहीं सकता। मैं लिख सकता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि नोहा लिखूं। वो चाह रही हैं, जिसको आप कहते हैं मुंतखब किए हुए लोग, तो उन्होंने इंतखाब किया आपका। किसी को मातम के लिए चुना है,
किसी को नोहा बनाने के लिए चुना है, किसी को नोहा लिखने के लिए चुन लिया, बेशक ऐसे कि कोई सोचखानी कर रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, सही। ये सब उनके फैसले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप इसको गलत नहीं कह सकते, बस इतनी सी बात नहीं, है। नहीं, हाँ तो अब मजहर भाई ये बताइएगा कि शायरी के साथ आपने नौहों की तर्जें भी बनाई, जी जी जी। तो उस पर जरा सा रोशनी डालिएगा कि पहली तर्ज कौन से नौहे की बनाई और फिर कैसे आपको तर्ज बनाने का जो एक सिलसिला है वो आपने कैसे सीखा। देखिए, मैं पहले जब लिखना शुरू किया था तो उस वक्त तर्ज़ें नहीं बनाता था, शुरू की बात है। तो मुझे मोहताज ये होती थी कि मैं जो कलाम लिखूं उसकी तर्ज नवा खान पता नहीं कैसी बनाए, सही। मिस्र के हिसाब से हो ना हो, तो ये तकलीफ सी थी दिमाग में। मैंने फिर सीखना शुरू किया कि तर्ज बनती कैसे। तो फिर असातिज़ा से जब मिला जो मौसीकी जानने वाले लोग थे, उनकी जूतियाँ उठाई, उनसे सीखना शुरू किया। तो उन्होंने बताया भाई इसके लिए सबसे पहले तो आप हारमोनियम खरीदें, फिर उस हारमोनियम पे आप रागदारी सीखें, ताकि आपको पता चले कि आप जो नवा बना रहे हैं वो कौन से राग में है, उस राग की गलियां क्या क्या हैं। इस पे भी लोग एतराज़ करते हैं कि जनाब हारमोनियम पे तर्ज नहीं बननी चाहिए, सभी बनाते हैं। वो बात बताइएगा आप कि आप चेक क्यों करते हैं हारमोनियम पे कि उस पे कोई। मैं वहीं आ रहा हूँ जी कि देखें, आप जब हम मौला का उस कौल को सामने रखें सुर वाली बात। कि सुर हराम कब होता है। अब मैं हारमोनियम पे तर्ज बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे राग की गलियां याद हो जाएं और मैं किसी ऐसे ढंग से सुर ना लगाऊं कि वो गाने की तरफ चला जाए। सही। भाई जिस राग में फर्ज करें मैं भैरवी में बना रहा हूँ अगर, तो भैरवी में लाखों करोड़ों की तादाद में नोहे भी बने, गजलें भी हैं, गीत भी हैं, फिल्मी गाने भी हैं। तो मुझे बचाने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक नक्शा चाहिए। वो नक्शा हारमोनियम है, साथ बताएगा कि जनाब यूं मत जाइएगा, ऐसे जाइएगा, है ना। क्योंकि लफ्ज़ मौसीकी जो है ना वो दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, मौ और सिक्की, यानी कि हवा और गिरा। सही। मौसीकी के लुग़वी माने लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है मौसीकी, हवा में गिरा लगाना। तो अब आपने एक मिसरा लिखा और आप उसको धुन बनाना चाह रहे हैं। फर्ज करें मुझे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, आप इसको कंपोज करना चाह रहे हैं। अब आपने आंखें बंद की, आप क्या कर रहे हैं, हवा में गिरा लगा रहे हैं। सही। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने बोलना शुरू किया ये कोई ना कोई राग है। बिल्कुल। अब इस राग में जो गाने हैं आप उसी तरफ जाएंगे ना, एक असर है, एक माहौल है हर राग का। तो अब आप गाने से बचने के लिए क्या करेंगे कि आपको राग नजर आए। अभी तो आप आंखें बंद किए हुए थे, अब आप चाह रहे हैं कि राग नजर आए कि ताकि मैं उस गली में ना जाऊं। सही। जिस गली से गाना की तरफ जाएगा, तो वो तरीका सिर्फ हारमोनियम के पास है। सही। आपको एक एक नोटेशन बताएगा कि इस तरीके से जब रफ़ी साहब ने गाया था, इस तरीके से पहाड़ी का इस्तेमाल ये किया था, फलां साहब ने ऐसे किया था, मैं इसको यहाँ से नहीं यहाँ से जाऊंगा। अच्छा, प्लस ये कि सुर लगाने का ढंग जो है ना वो शोक राग को गमगीन कर देता है। सही। अगर आप इसके साथ लेंगे और अगर आप इसका सहारा नहीं लेंगे तो फिर आपको पता ही चलेगा कि किस ढंग से आपको शौक की तरफ जाएंगे आप, जिसको हम लोग कहते हैं अलमिया और तरबिया। एक धुन होती जो अलमिया होती है, एक होती तरबिया। सही। तो तरबिया क्या है कि उसमें शौकी होती है। अब एक राग है, मिसाल के तौर पर राग भीम पिलासी है, जिसमें आपने सुना है दम मस्त कलंदर। ठीक है, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, इस राग में ये शौक राग है। अब इसमें बनाने वाला अगर जानता है काम और उसके सामने साज ना हो तो वो यकीनन यही टच होगा आगे। सही। लेकिन अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया और आप, तो इसी राग में हम आपको नौहे सुनाएंगे, ऐसे ऐसे नौहे जो आपने बहुत शौक से सुनते हैं जिन नौहों को आप। सही। ठीक है ना। इसी तरह आप हर राग की मिसाल ले लें, राग पहाड़ी ले लें, राग भैरव ले लें। भैरव में मरसी है, कज्जन बेगम का मरसी है, और हमारे नौखानों के बहुत मशहूर नौहे जो हैं, जैसे हसन सादिक साहब का है वक्त अज़ां, है ना, भैरव राग में। उसी राग में आपने सोनू निगम के गाने भी सुने होंगे। सही। बचाएंगे कैसे, बचाएंगे इसी जरिए कि आपके सामने नक्शा हो। सही। वो नक्शा हारमोनियम है, तो इसको गलत नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल इस तरह हमने अपना निज़ाम शुरू किया और फिर मौसीकी की तालीम भी ली, और जैसे जैसे नौहे लिखते गए उनको कंपोज भी करते गए। शुक्र है मौला हुसैन का कि आज तक किसी धुन पे कोई एतराज़ नहीं हुआ, मौला का करम है। और क्योंकि नीयत यही थी कि अब नौहे को नौहा रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। हाँ, और अगर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे हम
कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकलाब, तो इनकलाब कैसे कहना ये आपको आना चाहिए, बहुत दूर चले जाएंगे, वो है ना? आपने मिसाल दी। अगर आप मिसाल दे रहे हैं कि मिसरा आ रहा है कि दूर चले जाएंगे, तो दूर दूर दिखाना है। अब दूर दो किस्म के, एक दूर जाना है, एक दूर आना है। सही। दूर आना कैसे, इस पे मोहम्मद रफ़ी का गाना याद आ रहा है आपको। दूर जाना कैसे, इस पे आपको नोहा याद आएगा, बहुत दूर चले जाएंगे, जो इरफान ने पढ़ा था। तो ये बात है। इसी तरह आप हर लफ्ज पे, ये लफ्ज तो सफर कर रहे हैं ना, सही। लफ्ज जो है बाज़ गश्त में है, ये मिरासियों के पास भी जा रहे हैं, ये फिल्मी दुनिया के पास भी जा रहे हैं, ये नौशाद साहब के पास भी जा रहे हैं, ये आर.डी. बर्मन के पास भी जा रहे हैं, ये मज़हर अब्दी के पास भी आ रहे हैं, ये रेहान आज़मी के पास भी जा रहे हैं, फरहान अली वारिस भी इसी पे धुन बना रहा है, मीसम अब्बास भी इसी पे धुन बना रहा है, सफदर अब्बास भी इसी पे नौ बना रहे हैं, हसन अयाज भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। सही। ठीक है ना? यानी कि नए पढ़ने वालों में अगर आप बात करें, सुबैया अपनी बनाई हुई धुन पढ़ रहा है अगर, तो उसको ये शऊर होना चाहिए कि ऐसे ही। मुझे जुदाई की बात कैसे करनी है, फुरकत का तासुर कैसे देना है, अगर जंग दिखा रहा हूं तो जंग में तेवर क्या होने चाहिए, मौला अब्बास के रजस पेश कर रहा हूं तो इसमें तेवर बेशक। कैसे होने चाहिए, किन सुरों का इस्तेमाल होना चाहिए, किन रागों में अच्छा लगेगा, क्या टेम्पो होना चाहिए, क्या रिदम होना चाहिए, ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। बिना सीखे जो लोग कर गए, वो आप देख लें कि वहाँ इस टाइप की गलतियां बहुत मिलेंगी आपको अच्छा। ना। सही। अच्छा मजहर भाई, मुझे ये बताइएगा कि पुराने सालों की नौहा गोई में और अब की नौहा गोई में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मुताले की कमी नजर आती है। अच्छा। हाँ, पहले जो, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा, मतलब अपना और रेहान आज़मी का दौर और अनीस पैसरी का दौर, या इज्जत नबी साहब का दौर, जकी भाई, ये लोग जो ना हम लोग जो लिख गए हैं, उसमें और मौजूदा जो शायरी हो रही है, इसमें ही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो मुताले का फुकदान है। ठीक है ना? आज का शायर जो है वो लिखे चला जा रहा है, बकौल जो नहीं लिया कि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, जिन्हें लिखना चाहिए वो पढ़ रहे हैं अभी तक। सही। तो उसकी वजह फिर ये होती है कि कहीं आप मकातिल की गलतियां करते हैं। मैंने एक कलाम सुना, शायद आप इस पर यकीन ना करें, और किन साहब का लिखा हुआ है कलाम मुझे नहीं पता, उसमें वो बयान कर रहे हैं कि उम्मुल बनीन शाम गरीबा में जनाब सकीना को तसल्लियां दे रही हैं कि बेटा मत रो, तुम्हारा चचा पानी लाएगा। बीबी उम्मुल बनी तो 3 ही करबला में। ठीक है, बच्चे बच्चे को ये बात पता है, आपने कैसे लिख दी, किसी भी तखय्युल से लिख रहे हैं। ये मुताले की कमी से है। सही। या ये कि अगर करबला से असीरों का जो काफिला शाम तक पहुंचा है, तो इस सफ़र में कितनी जगह क़याम किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या वाक़यात हुए हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े ये नहीं आएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? 19 मंजिलों पे क़याम किया, तकरीर पे क़याम कैसा रहा, शीरस पे कैसा रहा, नोमान पे कैसा रहा, मूसल पे कैसा रहा, है ना? इन तमाम वाक़यात और मंजिलों का आपको पता होना चाहिए, तभी लिखेंगे ना आप। और ये पता कैसे चलेगा? किताब पढ़नी पड़ेगी। सही। पहले आप किताब पढ़ेंगे, जो शेख सुद्दूक या अल्लामा मजलिसी जैसे लोग लिख के चले गए मकातिल, और एक लंबी एक तवील फहरिस्त है हमारे लिखने वालों की भी। तो ये लोग इनकी मेहनत को अब ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसा शायर है नौहा गो, जिसने मीरानीस को नहीं पढ़ा। कैसी अजीब बात है, आप मीरानीस को पढ़े बगैर मसाइब कैसे लिखेंगे? सही बात। पॉसिबल नहीं है। सही। अगर लिखेंगे तो उसमें अगलात की गुंजाइश ज्यादा रहेगी, बल्कि भरमार होगी। सही बोल रहे हैं आप। हर 2 कदम पे आपने कोई गलत लफ्ज लिखा होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये मकातिल की गलतियां। सही। तीसरी आपकी जो सबसे बड़ी गलती होगी वो होगी सेहत लफ्जी की। सही। यानी कि शरफ सही तलफ़ुज़ है या शर्फ, गरज ये सही तलफ़ुज़ है या गर्ज। सही। अब आपने, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा तो है नहीं, शोरा को मुताला किया नहीं, आपने किताबें पढ़ी नहीं आपने, आप कहीं गरज बांध रहे हैं इसको, कहीं गर्ज बांध रहे हैं, कहीं शरफ लिख रहे हैं, कहीं शर्फ लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो लिहाजा मुताला बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हमें गुज़िश्ता और मौजूदा शायरी की जो आपने बात की, तो उसमें सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि हमारा ये जो इस दौर का शायर है ये मुताला नहीं कर रहा है। सबकी बात नहीं कर रहा, जी जी जी। हाँ, कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और उनकी शायरी बताती है। सही कह रहे हैं। उनकी शायरी बताती है कि ये पढ़ा लिखा शायर है,
क्योंकि वो सेहत लफ्ज़ बताती है, लफ्ज़ों का चुनाव बताता सही है ना। मतलब जैसे रंगो खुशबू सबा चांद तारे किरण फूलो शबनम शफक आबे जू चांदनी, एक मिसरे में इतनी सारी बातें लेकर आया। तो ये पढ़ा लिखा आदमी है ना, सही बात, अनाड़ी आदमी ये काम नहीं कर सकता, सही बात है ना। या जैसे घर घर में सफ़े बातों में शब्बिर बिछा दे, एक ये ले जाए, और तमाम माला में आज मातम हुसैन बेकस का हो रहा है, ये ले जाए। बात दोनों एक ही है, ठीक है ना। वो रविश कुछ और थी, ये रविश कुछ और है, लेकिन सेहत लफ्ज़ी का ख्याल दोनों जगह रखा गया है। सही, सफ़े मातम को सफ़े मातम ही लिखा जाएगा ना। बेशक। बात ये अमानत है या इमानत है, सही बात है। खसलत है या खुसलत है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, एक जेर ज़बर पेश से आप गुनहगार हो जाते हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह देखिए, आपको मुताला क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये मेरे और आपके बाप का जिक्र नहीं है। सही बात है। ये बहुत बड़े लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये मेरी तो रूह कांप जाती है कि मतलब इतने बुलंद लोगों का जिक्र हम कितनी बुलंदी पे जाके सोचे हैं, कहाँ जाके सोचे हैं। और कुछ ये कि आप अर्ज़क और अजरक, है ना, एक लफ्ज़ इधर है और उधर। अब अजरक का मतलब कुछ और है और अर्ज़क का ना मतलब कुछ और है। अब आप जिक्र करना चाह रहे थे अर्ज़क का और आपने कहते हैं अजरक। अब अजरक जो है हज़रत इब्राहिम के चचा का नाम है, बिल्कुल मफहूम ही चेंज हो गया। एक नबी के चचा का नाम है, सही, ठीक है, और उसका मतलब है नीला रंग। सही। और अर्ज़क जो है वो एक मुनकिर था मक्तल में, जिसका जिक्र है जनाब कासिम के हवाले से। तो आप लिखना कुछ चाह रहे थे, आपने लिख कुछ और दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। सही बात है। तो मुताला इसलिए ज़रूरी है। इस वक्त जो हमारे मौजूदा शायरी है उसमें में सबसे बड़ा जो मुझे शिकवा है वो यही है कि हमारा आज का शायर नहीं पढ़ रहा। जो लोग पढ़ रहे, अभी एक जगह एक साहब ने कहा भी था ना कि आपको सिर्फ ये नहीं सीखना है कि क्या लिखूं, आपको ये भी सीखना है कि क्या नहीं लिखूं। सही। हसन अकबर साहब ने ये बात कही थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, और हकीकत भी यही है। मैं अपने जूनियर से भी यही कहता हूँ अक्सर, और आपको सीखना चाहिए। ये जो आपने ये बात कोट की कि क्या नहीं लिखना, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे अगर हम बीबी के टॉपिक पे आते हैं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो आ रहा है जहन में वो लिख रहे हैं। नहीं, अभी एक नोए में मैंने सुना, देखिए जो क्या नहीं लिखना है, हमारे आज़ादारी की जो माजी हाल मुस्तकबिल में जो आपने डिवाइड किया ना, तो हर दौर में हमने ये ख्याल जरूर रखा है कि किस हस्ती का नाम कैसे लेना है, यानी कि अदब का दामन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आप भी एक नोहा कुछ अर्से पहले मैंने सुना, उसमें वो शिमर कह रहा है कि बाप की लाश है तो खुद उठेगी या मैं उठाऊं तुझे। तब ये कौन सा तहजीब, कौन सी तहजीब है, ये कौन सा तरीका है कलाम लिखने का? यही तो नहीं लिखना था। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं बात? ये वही बात है, ये कि नहीं लिखनी थी ये बात, और अगर लिखनी है तो ऐसे नहीं लिखनी है। लफ्ज़ों का चुनाव ये नहीं होना चाहिए, मुकालमे का अंदाज ये नहीं होना चाहिए। बात ऐसी की जाए कि उसमें झलके के भाई शहजादी से मुखातिब है कोई भी हो भले, कि उसका एक अदब एहतराम। बात यही है कि आपको हिंदुस्तान के शायर हैं वसीम बरेलवी जी, उनकी बात मुझे बड़ी पसंद है। उनका एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह, क्या कहना है। तो सलीका ही तो है सब कुछ। ये कौन सा सलीका है आपके पास? वो सलीका ही तो सीखना है, जो बात कही गई ना कि जो नहीं लिखना है, वो यही बात है। ये नहीं लिखना था, ये तुमने लिख दिया। सही। और ये एक नोए की मैंने मिसाल दी है, ऐसे लाता था अगलात भरी पड़ी हुई हैं। सही बात है, हर 2 कदम पे नजर आ रही है। अच्छा मतलब भाई ये बताइएगा, ये एक मेरा भी पर्सनल सवाल है कि पहले की जो हम अगर वीडियो की बात करें नौह की, जो फिर वीडियो बनती है स्टूडियो नौह की, उसमें पहले की कोई नौह को अंजुमन दिखा दी या अलम दिखा दिए, जुलूस दिखा दिए, रोज़े दिखा दिए मौलों के। अब शबियों पे आ गए, ख़ास तौर पे बीबियों की शबियाँ जो दिखाते हैं और वो दूसरे कल्चर से इंस्पायर होके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत वो कल्चर हमारा तो नहीं है, बिल्कुल तस्वीरों का कल्चर हमारा नहीं है, वो ईरान, इराक या दीगर ममालिक का है। लेकिन जिसका भी है नहीं होना चाहिए। मैं उसकी, मेरे पास कोई फतवा नहीं है उसके बारे में, मुज्तहिदीन क्या कह रहे हैं, उलमा क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। लेकिन मुझे एक बात मालूम है,
जो मेरे अकीदे ने मुझे सिखाई है, वो ये कि तस्वीर में आदमी नुक्स जरूर निकालता है, सही, क्योंकि आपकी बनाई हुई है ना। बिल्कुल तस्वीर में आदमी नुक्स जरूर निकालता है, देखने वाला। हर आदमी के देखने का नजरिया अलग अलग है ना। आपकी जितनी नॉलेज है, जितना आपके पास आर्ट है, तो आप उसको उस एंगल से देखते हैं। अब आप तस्वीरें आपने देखी, मतलब भाई आपने खुद बनाई है? जी हाँ। ये मूछे से डार्क कर दे तो अच्छी हो जाएगी। तो सही अब सही, ये बिल्कुल पहले सही ऐप बोल रहे निकाला आपने, हैं। बिल्कुल सही बोल आपने रहे हैं पहले ऐप निकाल लिया कि मूछे जो है वो लाइट है, डार्क होंगी अच्छी लगेंगी। मैं गया, मैंने डार्क कर दी, तो अब तो मुतमिन हो जाना चाहिए। एक साहब और आ गए, हाँ हाँ मतलब भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई आपने। ये जुल्फें जो है ना, ये ब्राउन नहीं होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्शन। अब वो ऐप निकलते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बात, ये तस्वीर अगर किसी कायद की है, किसी सियासी लीडर की है, किसी कौमियात के बंदे की है, तो चलो चलता है, सही। इसमें आप निकालें ऐप जितना निकालना है, बल्कि निकालना चाहिए। लेकिन अगर ये आले रसूल के घर के किसी फर्द की तस्वीर है, बल्कि किसी नौकर की भी है, अगर जनाब कम्बर की भी तस्वीर है, तो आपको सही नहीं बात है। कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, आप नहीं निकाल सकते ऐप कम्बर में। बिल्कुल ऐसे, सलमान फारसी में आपके औकात नहीं कि आप ऐप निकालें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ आप शहजादियां, आइम्मा, मासूमीन, आप उनकी तस्वीरें और फिर उसमें ऐप निकल रहा है। हाँ जी, तो मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ। इसके मुतालिक क्या फतवे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अकीदा ये कहता है कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा मजहर भाई, ये बताइएगा कि आपके मेरे वालिद सैयद वजीर हुसैन जाफरी साहब से क्या ताल्लुकात थे? कहाँ पहली कोई मुलाकात हुई, कोई वाकया याद हो, या आप कहाँ आते थे, कैसे आपके रवाबित थे उनसे? मुलाकात तो हमारी अंचोली में हुई थी, और जब उनको पता चला कि मैं नॉवेल लिखता हूँ और मैं मज़हर आब्दी हूँ, जी जी जी, तो बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने, वो कहते ना जफ्फी मारना, सही, गले लगाया जोर से, अरे आब्दी साहब क्या क्या कलाम लिख दिया आपने। और ये बात मैं कर रहा हूँ 90s की। सही, तो अच्छी सलाम दुआ हो गई। अच्छा, एक बात ये है कि इश्क जो है ना, मोहब्बत, ये दोनों चीजें कमाल के साथ होती हैं, ऐप के साथ नहीं होती। बेशक ऐसे ही है, अच्छा, जैसे जैसे आपको किसी के कमालात पता चलते रहेंगे, मोहब्बत बढ़ती रहेगी, सही, है ना। मुताला भी इसलिए जरूरी है कि आप हुसैन के करीब कभी जाएंगे, इस कमाल को जब समझेंगे तब इश्क बढ़ेगा। बेशक, आप तो बढ़ ही नहीं रहे। बेशक, तो जाफरी साहब से भी जब हमें मुलाकात हुई, जैसे जैसे हम उनके करीब होते गए और उनकी सिफात पता चलती रही, मोहब्बत बढ़ती रही। एक ज़माना ऐसा आ गया कि वो जो खैरुल उमल इमाम बारगाह में जुमेरात को मजलिस करवाया करते जी, थे, जी, जी, जुमेरात को, तो उसमें सब साजिद जाफरी, असद आगा और हसन अयाज और सफदर अब्बास, इरफान, सभी आते थे, तकरीबन सभी आते थे। राजू फिदाइल बैत जी वाले, जी जी जी, राजू अंकल, हाँ, ये सब बैठते थे। अल्लामा नवाज अब्दी साहब भी आ जाया करते थे कभी कभार। बड़ी अच्छी गैदरिंग होती थी। अच्छा, उसमें भी ये होता कि पहले मजलिस, सलाम, मरसिया, ये होता था, फिर मातम और नवाखानी। तो कभी 10 नौए पढ़ रहे हैं, कभी 12 नौए, कभी 15 नौए, ये रात भर चलती थी हाँ, वो। किसी को रोकते नहीं थे, ना मना था। बस ये कि बदाखिदा लोगों से दूर रहते थे। सही सही सही, तो यहाँ से फिर हमें मोहब्बत शुरू हुई जाफरी साहब से कि यार इतना निडर आदमी चौरंगी पे खड़े हुए हैं, चौराहे पे खड़े हुए हैं, और जिक्र छेड़ दिया कितने विलायत अली का, तो जाफरी साहब हत्थे से उड़ जाते थे। सही बात है, और किसी को कोई लिहाज मोहब्बत कुछ नहीं है। मुझसे कहते थे कि मैं अक्सर कहता कि जाफरी साहब थोड़ा हल्का हाथ रखें, तो कहते यार आब्दी साहब अजीब बातें कर रहे हैं, अली की विलायत पे कंप्रोमाइज पॉसिबल ही नहीं है। सही। तो बड़ा प्यारा आदमी था। बहरहाल हमें उठते बैठते याद आते हैं वो, अक्सर जब कहीं जिक्र होता है तो एक मर्द मोमिन था। तो मजहर भाई, पॉडकास्ट का इख्तिताम है, तो मैं चाहूंगा कि आप कोई एक सलाम, एक बंद आप पढ़ दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने। कई जगह पेश कर चुका हूँ, आप जी सुन लें। एक सलाम के 2-3 शेर हैं। मेरा रिस्क मोहनर करबला से आता है, मेरा रिस्क मोहनर करबला से आता है, मांगता हूँ रब से मगर वाह वाह वाह, करबला से आता है। मैं तो अपनी जानिब से शेर कहता रहता
शेर कहता रहता हूँ सोज़े इश्क कागज पर करबला से आता है। जब खुदाए ज़ैनब से मांगता हूँ मैं नौहा, जब खुदाए ज़ैनब से मांगता हूँ मैं नौहा, मांगता हूँ मैं नौहा, जिब्राइल खुद लेकर करबला से आता है। दोस्तों से कहता है रब से मिलके आया हूँ, अकीदे की बात है। दोस्तों से कहता है रब से मिलके आया हूँ, रब से मिलके आया हूँ। जब भी लौट कर मजहर क्या बात, करबला से आता है, मेरा रिज़्क़ मोहनर। क्या कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि मज़हर आब्दी भाई हमारे पॉडकास्ट में आए और हमको इज़्ज़त बख्शी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। या अली मदद।